तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो आज इक्वेशन है वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने क्या चीज सीखी है। सबसे पहले हमें फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फ्री एनर्जी क्या चीज है। आपके पास कोई चीज जब जलती है या किसी चीज को आप बर्न करते हैं, कंबस्शन होता है, कोई भी प्रोसेस जिसमें से एनर्जी निकल रही हो, जो एनर्जी दे सकती हो, वो फ्री एनर्जी है। अब पॉइंट ये है कि हर चीज की फ्री एनर्जी को आप लोग यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ बात करूं एसीटोन की। एसीटोन को आप बर्न करें, वो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी आप इस तरह से है कि यूज नहीं कर सकते हैं किसी यूजफुल पर्पस के लिए, क्योंकि एसीटोन की अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो खुद हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब एसीटोन बर्न हो रहा होगा तो कितनी हीट उसके अंदर ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें से एनर्जी निकल तो रही है, लेकिन वो एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क नहीं है, या अवेलेबल फॉर वर्क कम है। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। इट कैन, ये स्टिक नहीं है कि एसीटोन हो। मैं यहाँ पर कोई भी कंपाउंड लिख देता हूँ ए, जो बर्निंग कर रहा है और बर्निंग के बाद उसमें से एनर्जी निकल रही है, लेकिन वो खुद ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं फ्री एनर्जी की, तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी होता है। अवेलेबल फ्री एनर्जी, वो जो अवेलेबल फ्री एनर्जी हमारे पास है, वो एक्चुअली आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, आप केरोसिन ऑयल यूज कर रहे हैं, आप डीजल ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने हैं आपके पास, ये फ्री एनर्जी के सोर्सेज है, और ये वो एनर्जी है जिसको आगे वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये किन दो चीजों के दरमियान हम एक रिलेशनशिप देखते हैं। जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, इसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। दो चीजें इसमें, सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी का एंथैल्पी चेंज के साथ क्या रिलेशनशिप है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, तो आपके पास जो एनर्जी किसी सिस्टम से निकल रही है, उसका एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। आप यूं समझ लें कि आप बाइक को चला रहे हैं, और बाइक को आप लाइक 60-70 पर कांस्टेंट चला रहे हैं, तो आपके गाड़ी का इंजन गर्म होता जा रहा है। इसी से इंजन की एफिशिएंसी की समझ आती है कि इंजन क्या उतनी देर के लिए वैसे ही काम करता रहेगा, या कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद जो इंजन है उसकी वर्किंग जो है वो चेंज होगी। यहाँ इसी चीज को समझना जरूरी है कि हमारे पास जो अवेलेबल फ्री एनर्जी है, क्या वो उतनी ही रहती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, या अवेलेबल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने ये इक्वेशन को समझना है। एक जर्नल से परसेप्शन आपको बता देता हूँ यहाँ पर, मिसाल के तौर पे। इस छोटी सी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारे पास
एक चीज है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रही है, उसमें से हीट एवॉल्व हो रही है। जब कोई चीज एवॉल्व हो रही है, ए रिएक्ट करके कोई बी में जा रहा है और इसके साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कब तक रिलीज होती रहेगी? जब तक इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई चीज मौजूद होगी। अगर यहाँ पर ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है इसकी हीट भी चेंज हो जाए, यानी यहाँ पर भी टेम्परेचर हाई हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री और यहाँ टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो हीट यहाँ से निकल के यहाँ जाएगी हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडीज की तरफ। लेकिन जब यहाँ पर भी टेम्परेचर फॉर इंस्टेंस 90 पे चला गया, तो अब हीट का निकल के यहाँ जाना आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। पहले 80 डिग्री तक ट्रांसफर हो रहा था, ज्यादा कन्वर्जन हो रही थी, अब कम कन्वर्जन हो रही है। तो यही चीज है जो यहाँ रिलेशन में हम लोगों ने समझ ली है। तो इसको देखते हैं। इसकी एक इक्वेशन है जहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले से ड्राइव होती हुई आई है। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये एंथैल्पी है, प्लस टी जो आपका टेम्परेचर है, कर्ल ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी with respect to time, change in free energy, the change in free energy, इसको पढ़ेंगे the change in free energy with respect to change in temperature at constant pressure। ये इक्वेशन है जो हमारे पास एक फाइनल फॉर्म की आती है। अब इस इक्वेशन की डेरिवेशन हम कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले आपको गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन याद रखनी है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस एंट्रोपी के साथ रिलेशन होता है, अगर नहीं याद तो आप इसको याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। तो यहां से आप इसको, ये दो इक्वेशन जो हैं, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी हमारे सामने है। तो यहां हम लिखते हैं, अब जरा अंडरस्टैंड करेंगे। ये H की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं। सो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा H की जगह E प्लस PV प्लस T डेल्टा S। तो यहाँ आ गया डेल्टा जी इज इक्वल्स टू ये डेल्टा E प्लस ये जो डेल्टा है ये इस PV पे अप्लाई होगा, प्लस P डेल्टा S। अब ये डेल्टा सर PV, ये जी जी, सॉरी सर ये जो है ना इक्वेशन नंबर ए में आपने पुट किया है इसकी हाँ वैल्यू जी, एच की। इक्वेशन बी की इक्वेशन ए में पुट की है। तो मतलब यहाँ पे तो सर माइनस लिखा हुआ है और वहां पे आपने प्लस लिख दिया कहाँ? हाँ ठीक इक्वेशन ए। है, ठीक है, ठीक है, वो माइनस ही होगा, सॉरी, ये वाला कह रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया। अब ये डेल्टा जो PV हमारे पास आ रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस, इसको अगर लिखें तो आ जाएगा डेल्टा PV प्लस P डेल्टा V। अब ये जब आप डेल्टा अप्लाई करते हैं ना, असल में होती है डिफ्रेंसिएशन D ओवर D, मैं X कह लेता हूँ, इंटू PV। तो आप इसको जब अप्लाई करते हैं ना, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, एक को कांस्टेंट करेंगे, एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, प्लस एक को फिर कांस्टेंट करेंगे, जिसपे पहले अप्लाई किया उसको दूसरे में कांस्टेंट कर दें प्लस का साइन लगा के, डी ओवर। तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये हायर लेवल मैथमेटिक्स की बात है, तो सिंपल याद रखें कि आपने डेल्टा दोनों पे अप्लाई करना होता है, एक बार पी पे, एक बार वी पे। ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आता है।
तो इसलिए आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ये दोनों आ गए माइनस टी डेल्टा एस। ये एक्चुअली इसका जो हमारा आंसर है वो ये वाला। अच्छा जी, यहां से हम ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सी कह लेते हैं हम। अब यहां पर हम देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज डी एस। ये भी आप लोग पहले से अपनी अगर इसको पढ़ेंगे चैप्टर को स्टार्ट से तो ये ड्राइव होता हुआ आ रहा है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टाइम। और फिर जो क्यू रिवर्सिबल है इसको हम लिखते हैं डी ई प्लस पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे सामने इक्वेशन आ गई। आप जब इसकी इक्वेशन फाइनल फॉर्म में बनाएंगे टी डी एस इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ओके, तो ये हमारे पास टी डी एस की इक्वेशन है। ये टी डेल्टा एस जो है ना, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं टी डेल्टा एस। ये डी एस लिख लें या डेल्टा एस लिख लें, इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डेल्टा डी, इस तरह लिख लें। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो अभी हमने लिखी डी, आप इसकी वैल्यू टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करें, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वो आ जाए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस, अब टी डी एस की जगह हम क्या लिखेंगे, डी ई प्लस पी। अब ये भी डेल्टा ई है, ये भी डेल्टा ई है, साइन माइनस क्या है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पी डेल्टा वी और यहाँ पर भी जो पी डेल्टा वी है वो आपस में कट जाएंगे। ओके, यहां से ना जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन ये होती है जी इज इक्वल टू, ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम एक फैक्टर को थोड़ा सा मिस कर गए हैं, माइनस टी एस। जब आप इस इक्वेशन को ओपन करते हैं ना, तो ये टी डेल्टा एस हो सकता है या एस डेल्टा टी हो सकता है। मैंने अभी डिफरेंशिएशन का जो रूल बताया ना उसके मुताबिक, तो यहाँ पर बस आप एक फैक्टर एस डेल्टा टी जो है वो इंक्लूड कर दें, माइनस एस डेल्टा टी, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस एस डेल्टा टी। तो ये इक्वेशंस कट जाएंगी, तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी। ये डी लिखा हो या डेल की फॉर्म में लिखा हो, ये एक ही बात है, इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास एक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो डेल्टा जी के हवाले से बन गई। अब ये वो इक्वेशन है जिसमें हम लोग एंथैल्पी चेंज को पहले पुट किया था और लास्ट तक आते आते हमने एंथैल्पी चेंज इसमें से निकाल दिया। अब अगर ये हमारे सामने सिचुएशन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा बस इसके अंदर जो ट्रिक है, डी जी, क्योंकि डेल ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इज इक्वल टू वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी। तो अब आप यहां से एंथैल्पी चेंज
is the change at constant pressure। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हमेशा चेंज होता है। इसका मतलब आपके पास जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है ये जीरो हो जाएगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, और यहां से जो एस की वैल्यू आप निकालेंगे नेगेटिव एस इज इक्वल्स टू डेल्टा या डी जी divided by dt at constant pressure। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। अब अगर आप इस इक्वेशन को समझें, इस इक्वेशन के मुताबिक तो आपने याद रखना है अब इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास रेट ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी with respect to temperature at constant pressure is equals to negative of entropy। S को हम एंट्रोपी कहते हैं। अब ये नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी का मतलब क्या है? आप में से कोई जानता है नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब क्या है? Anyone of you? नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब क्या होगा? देखिए, एंट्रोपी कहते हैं सिस्टम के डिसऑर्डर को। एंट्रोपी चेंज है एक्चुअली डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। अब नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब है कि सिस्टम का डिसऑर्डर कम हो रहा है। यानी आपके पास सिस्टम का डिसऑर्डर का मतलब क्या है? स्कूल से बच्चों को जब छुट्टी होती है ना, तो सब बच्चे रैंडमली मूव करते हैं, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सेम रहती है। ये आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हैं, एनर्जी जानते हैं कि मास कैन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। कोयला आपके पास अगर कान में पड़ा हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर इस बर्निंग आप इसको बर्न करते हैं तो इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता जाएगा, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा कि इसके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। यानी इसके अंदर जो पहले गैसेस मौजूद थी या पहले जो एलिमेंट्स एक फॉर्म में मौजूद थे वो दूसरी फॉर्म में चले गए। अब आप जितना मर्जी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी इंग्रेडिएंट मिला लें, आप दोबारा कोयला नहीं बना सकते। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो होती जा रही है वो होती जाएगी, वो कम नहीं हो सकती। मकसद ये है कहने का कि आपके पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बढ़ती जाएगी। एंट्रोपी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एंट्रोपी आप कम नहीं कर सकते आसानी से। कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी एंट्रोपी कम होती है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर वो नेगेटिव एंट्रोपी की तरफ जाएगा। यानी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस जो है, सिस्टम के अंदर जो हैजर्डनेस है वो कम हो जाएगी। ये आपने इसके साथ लाइन लाजमी मेंशन करनी है इस इक्वेशन पे आते आते, क्योंकि यहीं से तो हमें दो सिस्टम्स के बारे में सीखना है ना, कि कम टेम्परेचर पे क्या चेंज था और ज्यादा टेम्परेचर पे क्या चेंज आया। उससे ही हमें समझ आएगी अपनी इक्वेशन की कि बाइक स्टार्ट की
उस वक्त एंथैल्पी का और गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन था, और बाइक जब मैंने 50 किलोमीटर चला के रिलेशन चेक करने की कोशिश की तो तब क्या था। यानी दो डिफरेंट सिचुएशंस आप लोग उस पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ देखें जरा, हम अगर बात करें S1 की, तो मैं इसे लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, और मैं इसे कह देता हूँ G1। इसी तरह अगर मुझे देखना हो S2, नेगेटिव ऑफ S1 नेगेटिव ऑफ S2, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब मुझे चेंज निकालना है दोनों का। तो जब मैं चेंज निकालूंगा, -S2 माइनस करके -S1, तो इस पूरे फैक्टर को हम लिख सकते हैं नेगेटिव डेल्टा S। ये किसके बराबर होगा? दिस नेगेटिव डेल्टा S इज इक्वल्स टू, इन दोनों इक्वेशन में ये सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ G2 माइनस G1 डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और फिर मैं यहाँ लिखूं माइनस डेल्टा S इज इक्वल टू rate of change of delta G with respect to time at sorry temperature at constant pressure। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेल्टा एस है नेगेटिव डेल्टा एस, इसकी वैल्यू को अब हमने किसकी इक्वेशन में पुट करना है। ये देखें, हमारे पास जो यहाँ इक्वेशन ये वाली, इस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मैं पहले वो इक्वेशन लिखता हूँ, एस डेल्टा जी is equals to delta H प्लस, सॉरी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव T डेल्टा S नेगेटिव S डेल्टा T। अब जब हमारे पास चेंज इन S की वैल्यू मौजूद है तो S हमारा कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर तो S चेंज हो रहा है। तो जब S कांस्टेंट रहेगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ले जाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नेगेटिव, अब टी डेल्टा एस है तो आपने लिखा टी, और डेल्टा एस नेगेटिव में, नेगेटिव डेल्टा एस, तो नेगेटिव डेल्टा एस की वैल्यू पुट करें, टी डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी rate of change of delta G with respect to change in time sorry temperature at constant pressure। तो अगर आप तवज्जो देंगे तो ये वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर लिखी पहले वाली।
तो ये हमारी इस इक्वेशन की फाइनल फॉर्म आ गई। ये इक्वेशन आप लोगों ने वहां ड्राइव करनी है और इसकी डेरिवेशन मैंने आपको सारी बता दी है, आपने इसकी डेरिवेशन याद रखनी है और इसकी जो डेरिवेशन है वो वहां पे आप लोगों को कर देंगे होपफुली। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले पहले, फिर हम इससे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है ना हमारे पास T, तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, हमारे पास S की वैल्यू भी तो यहाँ कांस्टेंट रहेगी ना। ये पूरा फैक्टर हम टेम्परेचर और S की वजह से इग्नोर करते होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, हमारी S की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन के मुताबिक देखूं यहाँ पर, तो S की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, लेकिन S की वैल्यू तो चेंज हो रही है, इसलिए हम इस टोटल फैक्टर को जीरो करते हैं। डेल्टा टी भी यहाँ पर जीरो होता है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो फिर आप लोग इस पूरी इक्वेशन को जीरो कह दें। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके, चलो मैं यहाँ से ऑनवर्ड मूव कर रहा हूँ। अब मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, टाइम क्योंकि थोड़ा रह गया है, तो उसके बाद दोबारा से ना इसको पढ़ लेते हैं और इसके अंदर इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरे ठीक है। तो वहां से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, लिंक दोबारा भेजूंगा।